हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एनालाइजिंग द पोस्ट ऑफिस बिल 2023, जो कि रीसेंट विंटर सेशन में पार्लियामेंट से पास हो चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इन्फ्लेशन इन इंडिया के ऊपर। इसमें हम जानेंगे कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है या फिर डिमांड साइड इन्फ्लेशन है या दोनों का मिक्स है। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन और डिमांड साइड इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके प्री पर्सपेक्टिव से अच्छे से समझेंगे ये कॉन्सेप्ट्स को। और हमारा लास्ट आर्टिकल है स्टेइंग अलर्ट, जो कि कोविड-19 के ऊपर आया है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है दोबारा से कोविड-19, क्योंकि एक नया वेरिएंट पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में वापस इसके केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तीनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल है एनालाइजिंग द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी डायरेक्टली आपको फीचर्स पूछे जा सकते हैं और पुराने पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में भी आ सकता है, जो जिसे ये रिप्लेस कर रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, कई बार ओरिजिनल बिल आ जाता है। तो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, प्री पर्सपेक्टिव से भी और मेंस पर्सपेक्टिव से भी। चूँकि विंटर सेशन चल रहा है तो काफ़ी सारे बिल जो है न्यूज़ में होंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट बिल एक्ट बन रहे होंगे उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं ये बिल और एक्ट हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। शुरू करते हैं आर्टिकल। जो पार्लियामेंट है उसने 18 दिसंबर को पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को पास कर दिया है और इसने किस बिल को रिप्लेस किया है? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, मतलब कॉलोनियल एरा का जो एक्ट था उसे फाइनली इतने सालों बाद रिप्लेस किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, द लेजिस्लेशन इज एन अटेम्प्ट टू एंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट एज अ मैसेंजर सर्विस एंड एज अ प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विस। जो बिल है वो इसलिए लाया गया है ताकि जो पोस्ट ऑफिस है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे एज अ मैसेंजर और जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे स्मूथली। ठीक है, तो नए समय के हिसाब से चीज़ें, है ना, जितना टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें चीज़ें बदलने की ज़रूरत होती है और इसलिए जो पुराने बिल हैं उसे रिप्लेस किया जा रहा है और नए बिल लेके आए जा रहे हैं, नए एक्ट बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द बिल। The Post Office Bill 2023 allows the interception of articles transmitted via post on the ground, such as security of the state, friendly relation with foreign state, public order emergency, public safety और contravention of provision of the bill or any other laws। क्या कह रहा है पहला प्रोविज़न कि जो पोस्ट ऑफिस बिल है उसमें इंटरसेप्शन अलाउ कर दिया गया है। किसका? आर्टिकल्स का। मतलब आपने कोई भी कोरियर भेजा और किसी भी पोस्ट ऑफिसर को या फिर सरकार को लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ चीज़ें भेजी है तो इसको खोल करके इंटरसेप्शन किया जा सकता है। ठीक है, आपका राइट टू प्राइवेसी यहाँ पर हनन होगा, लेकिन ऐसा किया जा सकता है इंटरसेप्शन। उसके लिए कुछ ग्राउंड दिए गए हैं। जो आर्टिकल 19 में ग्राउंड दिए गए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के, उसके काफ़ी सारे ग्राउंड्स जो हैं यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर खतरे में है ना, आपकी जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी खतरे में है तो आप इंटरसेप्शन कर सकते हैं। फॉरेन रिलेशन विथ फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट अगर खतरे में है तो इंटरसेप्शन कर सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर खतरे में है, इमरजेंसी है, कोई पब्लिक सेफ्टी का इशू है, ऐसे सिचुएशन में आप ये इंटरसेप्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बिल। ये क्या हो गया हमारा पहला फीचर। The officer in charge appointed by union government is empowered to intercept, open or detain any postal article on the aforementioned ground। द ऑफिसर इंचार्ज, कौन ऑफिसर इंचार्ज करेगा अपॉइंट? यूनियन गवर्नमेंट। एक पर्टिकुलर ऑफिसर्स को इंचार्ज बनाया जाएगा, वो इन ग्राउंड पे जो हमने डिस्कस किए उसमें किसी भी आर्टिकल को इंटरसेप्ट कर सकता है, ओपन कर सकता है और डिटेन कर सकता है। सच एन आइटम कैन बी डिपोज्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट इन अ मैनर इट डीम्स एप्रोप्रिएट। जो आइटम है, जो आर्टिकल उन्हें लग रहा है कि ये गड़बड़ है, इस आइटम को डिपोज किया जा सकता है, उसे ठिकाने लगाया जा सकता है उस मैनर में जिसमें सरकार चाहे। द यूनियन गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन ऑल्सो एम्पावर एनी ऑफिसर ऑफ पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर अ पोस्टल आर्टिकल सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग एनी प्रोहिबिटेड आइटम टू कस्टम अथॉरिटी और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी। यूनियन गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन क्या कर सकती है? एम्पावर कर सकती है किसी भी ऑफिसर को
कि कोई भी आपको जैसा आर्टिकल है उसमें आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है ना, कुछ सस्पेक्ट आपको नज़र आ रहा है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब इलीगली यहाँ से वहाँ भेजी जा रही है, तो आप इस चीज़ों को कहाँ भेज सकते हो, सीधे कस्टम ऑफिसर को भेज सकते हो। ऐसी चीज़ें जो कि प्रोहिबिटेड है इंडिया में, जो कि बैन है और वो ट्रेड हो रही है ना, और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है कोरियर सर्विस के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें आप कस्टम ऑफिसर्स को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। अगर ये बेसिकली जो प्रोविज़न है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे एनिमल्स हैं उनकी पोचिंग के बाद उनकी जो स्किन है वो कोरियर सर्विस के थ्रू इंडिया के अंदर ट्रेड किया जा रहा है। मतलब क्योंकि प्राइवेसी है, आपको पता नहीं चल रहा है कि अंदर क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना, एनिमल की जो स्किन्स हैं वो भेजी जा रही है। कई बार कछुए जो है ट्रेड किए जाते हैं, कस्टम में पकड़ाए जाते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी जो ट्रेडिंग चल रही है, जो प्रोहिबिटेड आइटम की, जो बैन आइटम की, उसको रोकने के लिए ये प्रोविजंस लाए गए हैं और काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं ये। द बिल एग्जाम द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम इनकरिंग एनी लाइबिलिटी पर्टेनिंग टू इट्स सर्विसेज। जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं है ना, उनके ऊपर किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं आएगी, वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, आइटम चोरी हो जाता है या फिर गुम जाता है, तो उसके लिए हर्जाना किसको भरना पड़ता है, जो ऑफिसर कंसर्न है। अब इस तरीके की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। पुराने बिल में ये सारी लाइबिलिटी थी, 7 साल तक की सज़ा थी, लेकिन नए बिल में अब किसी तरह की लाइबिलिटी किसी भी ऑफिसर्स या पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर नहीं रहेगी। इट स्पेसिफिकली स्टिपुलेट्स दैट नो ऑफिसर कैन इनकर एनी लाइबिलिटी अनलेस द ऑफिसर हैज़ एक्टेड फ्रॉडेंटली और विलफुली कॉज्ड एनी लॉस, डिले और मिस डिलीवरी ऑफ सर्विस। जब तक कि विलफुली एक्ट ना हो या फिर कुछ फ्रॉड किया हो, तब तक के कोई लाइबिलिटी नहीं। अगर कई बार मिसप्लेस हो जाती हैं चीज़ें, है ना, गुड फेथ में अगर चीज़ें हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फ्रॉड किया है तो आपको सज़ा मिल सकती है। देयर आर ऑल्सो नो ऑफेंसेज एंड पेनाल्टी स्पेसिफाई अंडर द बिल एक्सेप्ट वन, अमाउंट नॉट पेड बाय द यूज़र विल बी रिकवर एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। सिर्फ एक ही जो है इसमें ऑफेंस डाला गया है, बाकी किसी भी तरह के ऑफेंसेस और पेनाल्टीज इस बिल में नहीं है। एक क्या है, अगर यूज़र जो है अमाउंट पे नहीं करता तो उसे रिकवर किया जाएगा। 1890 Act contain offences such as theft, misappropriation or destruction of postal article which are punishable with imprisonment of up to 7 year and fine। जो पुराना एक्ट था उसमें कई सारी पेनाल्टीज़ थी, लेकिन नए एक्ट में किसी भी तरह की पेनाल्टीज़ नहीं लाई गई है। अब बात करते हैं व्हाट वर द कंसर्न रेज्ड। जब डिबेट हुई पार्लियामेंट में तो अपोजिशन के एमपीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज किया। एक जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर, जो एथिकल डायलेमा भी बोल सकते हैं, और GS4 में इस तरह के इश्यूज़ पे बहुत बार क्वेश्चन आपको केस स्टडी में आए हैं। फॉर एग्जांपल स्नोडन केस स्टडी अगर आपको याद हो, जो UPSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। किसके ऊपर थी वो, राइट टू प्राइवेसी ऑफ पीपल वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आपको चूज़ करना पड़े नेशनल सिक्योरिटी या फिर लोगों के राइट टू प्राइवेसी में, तो आप किसे चूज़ करेंगे, ये डिलेमा हमेशा आता है। ठीक है, तो इस तरह का जो डिलेमा है वो हमेशा सरकार के लिए बना रहता है। अगर आप आधार बिल देखें, आधार सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो डेटा इकट्ठा करना पड़ रहा है बायोमेट्रिक, उसमें क्या हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी का कंसर्न है, सर्वेलेंस होने का कंसर्न है ना। अगर मान लीजिए आपका डेटा सरकार के पास है, वो बायोमेट्रिक, कहीं पर कोई मर्डर हुआ, पुलिस वाले ने आपके बायोमेट्रिक यूज़ करके वहाँ पर लगा दिया, DNA टेस्ट हुआ और आपकी चीज़ें जो है ना, वहाँ पर क्या कर दिए, आपको फंसा सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपको फंसा सकती है। तो इस तरीके से आपकी जो प्राइवेसी है वो पूरी तरीके से हनन हो रही है और बहुत ख़तरनाक है अगर ये सर्वेलेंस स्टेट बनता है तो। उसी वे में अगर हम देखें तो नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं ये लोग क्या करते हैं, बातचीत तो करेंगे। अब मान लीजिए कि मैं सारे लोगों का व्हाट्सएप सर्वेलेंस करता हूँ और मुझे पता चल जाए कि कौन जो है ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है जिससे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और उसकी लोकेशन पता चल जाए, तो मैं हज़ारों लोगों को बचा भी सकता हूँ। तो सर्वेलेंस से नेशनल सिक्योरिटी भी की जा सकती है, लोगों की जान बचाई जा सकती है, वहीं पर राइट टू प्राइवेसी का भी हनन हो रहा है। ये इशू हमेशा से आपको UPSC में पूछा जा रहा है। ऐसे कई बिल हैं जिसमें ये प्रॉब्लम, ये डिलेमा आ रहा है। ठीक है, तो अपोजिशन का यहाँ पर क्या कहना है, ऑब्वियसली राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जो यहाँ पर वायलेट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा DMK के MP हैं, उनका जो कहना था, उनने जो कंसर्न रेज किए थे वो क्या थे, in the absence of guidelines encourage state surveillance and violate article 14, 19(1)(a) and article 21 of the constitution। कौन कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, 14, 19 और
21, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल का वायलेशन, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यार, है ना। और आपके केस स्टडी के लिए भी ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होती है कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ करते हैं तो इसमें किन किन आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, मेरिट और डीमेरिट दोनों लिखने होते हैं। तो ये आपके केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके यूपीएससी मेंस और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि अगर गाइडलाइन नहीं दी जाती है तो ये जो पर्टिकुलर बिल है वो बहुत ख़तरनाक है। लोगों के जो फंडामेंटल राइट है 14, 19 और 21, इसका ये वॉयलेशन है। 14, 19 और 21 के बारे में बात करूँ तो ये गोल्डन ट्रायंगल है। 14, 19 और 21, अगर कोई भी बिल लाया जाता है तो ये गोल्डन ट्रायंगल को सबसे पहले चेक किया जाता है कि कहीं इसका वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल्स होंगे, ये तो आपको सब पता ही होगा, पॉलिटी में पढ़ाया जाता है, ठीक। ही ऑल्सो फ्लैग्ड हाउ अ पोस्ट ऑफिसर कैन बी एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज सर्च एंड सीजर पावर। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट ऑफिसर्स को इतनी ज़्यादा पावर देना कि वो सर्च कर सकता है और सारे आर्टिकल्स को सीज कर सकता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों खतरनाक हो सकता है? द प्राइवेसी ऑफ ऑल द सिटीजन हु यूज द सर्विस ऑफ इंडियन पोस्ट इज सीवियरली कॉम्प्रोमाइज सिंस देयर इज नो प्रोविजन इन द बिल विच इंजक्ट्स द ऑफिसर फ्रॉम लीविंग एनी कंटेंट ऑफ द इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल्स। इन्होंने कहा है कि आप पावर दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये पावर बहुत ज़्यादा पावर है और आर्बिट्री पावर है। इसको आपको सेफगार्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत थी। क्या सेफगार्ड देना चाहिए था कि अगर ऐसी चीज़ें आप करते हैं, सीज़र करते हैं, आर्टिकल आपने सीज कर लिया और उसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन आपने उनके बीच की कोई चिट्ठी पढ़ ली और आपने उसको लीक कर दिया, तो आपको क्या सज़ा होगी? इस तरह के कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं और इस तरह के प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि सेफगार्ड प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे जो शशि थरूर जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। शशि थरूर जी ने कहा है कि बिल डज नॉट प्रोवाइड एनी ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म फॉर सिटीजन डिस्पाइट रिलीविंग पोस्ट ऑफिस ऑफ एनी लाइबिलिटी विथ रिगार्ड टू सर्विस ऑफर्ड, ठीक है। तो जो शशि थरूर जी हैं उनका ये कहना है कि भाई एटलीस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म तो होना चाहिए। मान लीजिए किसी का कोई चोरी हो गया, अब आपने तो पूरी लाइबिलिटी हटा दी, कोई भी ऑफिसर्स को अब कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, चोरी हो जाए, नेग्लिजेंस हो जाए, किसी भी तरह की चीज़ हो जाए, जब तक कि वो विलफुली फ्रॉड नहीं कर रहे तब तक कि उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो कम से कम जो लोगों की चीज़ें चोरी हो गई है उसे ढूंढने के लिए कुछ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म तो होनी चाहिए। ये किसने पॉइंट आउट किया है? ये बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है और ये होने चाहिए। ये सारी चीज़ें शशि थरूर जी ने पॉइंट आउट की है। देयर इज़ नो क्लॉज इन द लेजिस्लेशन आस्किंग गवर्नमेंट टू इन्फॉर्म अ सिटीजन अबाउट सच एक्शन एंड दस अ सिटीजन विल अनेबल टू रेज कंसर्न ऑफ इंटरसेप्शन और कंटेस्ट द एक्शन। दिस वायलेट्स एवरी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं शशि थरूर जी कि जब भी सरकार कोई भी चीज़ इंटरसेप्ट करने वाली हो तो एटलीस्ट जो सिटीज़न का है उसे इन्फॉर्म करें, उन्हें पता होना इन सारी चीज़ों का, ये उनका अधिकार है ना। और ये अधिकार जो है सरकार वॉयलेट नहीं कर सकती। मान लीजिए आप कुछ भी इंटरसेप्शन कर रहे हैं तो सामने वाले को पता तो होना चाहिए कि आपके आर्टिकल्स जो है सरकार इंटरसेप्ट कर रही है, उसे ओपन कर रही है, उसे डिस्पोज करना चाहती है। अगर वो कंटेस्ट करना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा पाए, हाई कोर्ट जा पाए और इन सारी चीज़ों के सरकार के एक्शन के खिलाफ कुछ कर पाए, इसलिए उन्हें इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। दिस वॉयलेट्स एवरी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पर जो है सरकार जो है बिग ब्रदरली एटीट्यूड दिखा रही है, लोगों की प्राइवेसी की बिल्कुल चिंता नहीं है, फुल सर्वेलेंस चला रही है। इस तरह का कहना है किसका? शशि थरूर जी का। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है, कोई रीजनेबलनेस नहीं है। ये जो प्रोविजंस हैं बहुत ज़्यादा आर्बिट्री है, इसमें सेफगार्ड्स बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किए गए। अब हिस्ट्री ऑफ द बिल के बारे में बात कर लेते हैं। 1898 जो एक्ट था उसमें भी इंटरसेप्शन अलाउ किया गया था और जो ग्राउंड था वो स्लाइटली चेंज था, वो था पब्लिक इमरजेंसी। इस बिल को जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, जो 38 लॉ रिपोर्ट है उसमें उन्होंने एग्जामाइन किया है। क्या कहा है? उन्होंने कहा था कि जो इमरजेंसी टर्म है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं है, ना तो बिल में, एक्ट में सॉरी, डिफाइंड है इमरजेंसी टर्म और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। चूँकि ये डिफाइंड नहीं है तो ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म की तरह यूज़ किया जा सकता है और बहुत ब्रॉडर वे में सर्वेलेंस किया जा सकता है
सर्वेलेंस स्टेट बनाया जा सकता है, लोगों की प्राइवेसी का हनन हो सकता है। इसलिए लॉ कमीशन ने इसके अगेंस्ट में बात कही थी और कहा था कि इसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा था चूँकि ये टर्म बहुत ब्रॉडर है, इसलिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर 19(1)(a) आर्टिकल के अंदर नहीं आता है और लोगों के फंडामेंटल वायलेशन करने के लिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा जो है किसके द्वारा कहा गया था? लॉ कमीशन की जो 38 रिपोर्ट है उसके द्वारा। और उसी के बाद फिर जो है इसे हटा दिया गया और सरकार के द्वारा टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 1981 लेके आया गया। ठीक, लेकिन 1986 में दोबारा से जो है इंटरसेप्शन को क्या किया गया? परमिट किया गया और जो ग्राउंड्स थे, है ना, उसको प्रॉपरली जो है इंडिकेट किया गया, जैसे कि अभी किया गया है उसी तरीके से 1986 में भी किया गया था। क्या क्या ग्राउंड कर दिए गए थे इंटरसेप्शन और डिटेन करने के? वही सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिमिलर वे में जैसे अभी पोस्ट ऑफिस बिल लाया गया है और उसमें डिटेन इंटरसेप्शन के ग्राउंड दिए गए हैं, उसी तरीके से 1986 में भी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। दोनों हाउसेस में बराबर ये बिल पास हो गया। लेकिन उस समय जो प्रेसिडेंट थे यानी जेल सिंह जी, नाइदर असेंटेड नॉर रिटर्न द बिल। उन्होंने ना असेंट दी ना ही बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। अगर आप बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं और दोबारा जो है हाउसेस पास करके वापस प्रेसिडेंट को भेजती तो उन्हें असेंट देना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? ना ही बिल को असेंट करी और ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, ना ही सस्पेंशन वीटो अपना यूज़ किया। यहाँ पर उन्होंने कौन सा वीटो यूज़ किया है? पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो का रेयर एग्जाम्पल है इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसकी अगर हम बात करें तो ये पॉकेट वीटो का एक रेयर एग्जाम्पल है। अगर आपको याद होगा, आप पॉकेट वीटो पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रेसिडेंट हैं जेल सिंह जी का पोस्ट ऑफिस बिल, उसका जिक्र ज़रूर होता है। तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने यही कहा था कि ये राइट टू प्राइवेसी के लोगों के अगेंस्ट है, सर्वेलेंस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्होंने पॉकेट वीटो रख लिया और बहुत ज़माने तक अपने जेब में रखे रहा। फाइनली वाजपेयी गवर्नमेंट ने ये जो लेजिस्लेशन है इसे विड्रॉ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या रूलिंग है इससे रिलेटेड ऑलरेडी, है ना, जो इंटरसेप्शन वाली चीज़ें हैं इससे रिलेटेड क्या क्या रूलिंग है इसे समझ लेते हैं। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि जो टेलीफोन टैपिंग है वो लोगों की राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है और इसलिए कुछ सेफगार्ड बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस आर्बिट्रीनेस को कम करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन आप सर्वेलेंस स्टेट नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ आपको सेफगार्ड देने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको ऑब्वियसली पता है पुट्टास्वामी केस, उसमें राइट टू प्राइवेसी को डायरेक्टली क्या कहा गया? फंडामेंटल आर्टिकल कहा गया अंडर आर्टिकल 21। इसके अलावा भी जो कोर्ट है उन्होंने ये भी कहा था अभी रिसेंटली कि पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल दैट द स्टेट डिड नॉट गेट अ फ्री पास एवरी टाइम द स्पेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज रेस्ड। पेगासस स्पाईवेयर में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सिर्फ ये कह देना कि नेशनल सिक्योरिटी के कारण हम ये सारी चीज़ें आपको नहीं दे सकते या फिर ये सारी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, नेशनल सिक्योरिटी टर्म का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हर बार बच नहीं सकती। तो इसलिए ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट की थी किसमें? पेगासस में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें ओवरऑल जो बिल है उसमें सेफगार्ड की बहुत ज़्यादा कमी है ना। अगर हम कंक्लूड करें तो कुछ ना कुछ सेफगार्ड्स देने की ज़रूरत है, जैसे कि मिस्टर थरूर जी जो MP हैं उन्होंने कुछ चीज़ें कही और जो DMK के MP थे उनके द्वारा जो चीज़ें गई थी कि कुछ गाइडलाइंस लेके आना ज़रूरी है, कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ ऑफिसर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनकी रैंक डिसाइड करनी चाहिए कि उससे नीचे का ऑफिसर ये सारे ऑर्डर पास नहीं कर सकता और ये सारे ऑर्डर्स रिव्यू भी किए जा सकते हैं और लोगों को इन्फॉर्म भी किया जाना चाहिए कि उनका पर्टिकुलर कोरियर आइटम या आर्टिकल क्या किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। इस तरह के सेफगार्ड सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो पोस्ट ऑफिस बिल है ये सर्वेलेंस बन के, है ना, सर्वेलेंस बिल बन के ना रह जाए, है ना, जो इसका पर्पस है वो फुलफिल हो। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। पूरा आर्टिकल, है ना, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं, सिंपल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन इन इंडिया, डिमांड और सप्लाई इश्यूज़। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स में
इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लगातार पूछा जाता है। 2023 में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी जो है इस आर्टिकल के कंप्लीट होने के बाद आप ट्राई करिए, आपको वो बन जाएगा। बेसिकली इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति कहलाता है, हिंदी में से मुद्रास्फीति कहते हैं। और इन्फ्लेशन जनरली क्या कहलाता है? जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी और इम्पोर्टेड इन द इकॉनमी। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है, जनरल प्राइस लेवल, तो उसे हम क्या काउंट करेंगे? इन्फ्लेशन। मान लीजिए कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको मैंने एक डब्बे में डाल दिया और सबकी कीमत कितनी है? 100 रुपये है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की। 2020 में सबकी कीमत 100 रुपये है टोटल, और 2021 में हमने इस बास्केट को काउंट किया था तो सबकी कीमत कितनी हो गई? 105। टोटल की कीमत कितनी हो गई? 105। तो कितना परसेंटेज जनरल प्राइस लेवल बढ़ा? 5%। 5 रुपये बढ़ा यहाँ पर। अगर परसेंटेज निकालोगे तो 5% आएगा। तो इन्फ्लेशन कितना आएगा? 5% इन्फ्लेशन आएगा। तो ये हमारा क्या होगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे काउंट किया जाता है? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब अगर अगस्त 2023 का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है तो रेफरेंस ईयर कौन सा होगा? अगस्त 2022, है ना। 22 में कितना रुपए था? टोटल जनरल प्राइस लेवल 100 रुपये, और अब अगस्त 2023 में कितना हो गया है? 108। तो कितना परसेंट इन्फ्लेशन आएगा? 8%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन। ये आपको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक्स चीज़ें। अब इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे तो इन्फ्लेशन दो तरीके से हो सकता है। एक सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कहलाता है, जो इस आर्टिकल में बात की गई है, और दूसरा डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहलाता है। डिमांड साइड इन्फ्लेशन में क्या होता है? जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से तो प्राइसेस क्या होते हैं? बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। मान लीजिए कि आप एनिमल मूवी देखने गए, बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप टॉकीज़ में गए, टॉकीज़ पूरी भर चुकी है, ठीक है, सप्लाई कम है। डिमांड क्या है? बहुत ज़्यादा है। जितनी जनरली सप्लाई होती है वो सफिशिएंट होती है, लेकिन एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई एनिमल मूवी की। अब टिकट चाहिए, 100 रुपये की टिकट थी, आपने बोला मैं तो देखूंगा, अभी ही देखूंगा, आया हूँ। तो बाजू में एक बंदा था, उसको बोला कि मैं 200 देने के लिए तैयार हूँ टिकट को। तो आपने क्या किया? 100 की जगह 200 देना शुरू कर दिया। मतलब प्राइसेस क्या हुए यहाँ पर? राइज़ होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जब लोगों के पास पैसा रहेगा, डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो लोग क्या करेंगे? प्राइसेस ओवर प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि स्टार्क को 24 करोड़ में ख़रीदा, है ना। ये क्या है? डिमांड साइड इन्फ्लेशन का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसे दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग, उसके बाद केकेआर, मुंबई इंडियंस, सारे के सारे लगे हुए थे इसे बोली लगाने में। लगाते गए और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि इसका जो प्राइस था 24 करोड़ में ये बिका है। और अभी तक का सबसे ज़्यादा जो है आईपीएल में महंगा बिकने वाला ये बॉलर है, या महंगा बिकने वाला ये प्लेयर है। इवन विराट कोहली और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, बुमराह, राहुल, ये सारे लोग 16-17 करोड़ रुपए ले रहे हैं। और स्टार्क अकेले 24 करोड़, कमिंस 20 करोड़। ये सब चीज़ें क्यों बढ़ रही है? डिमांड ज़्यादा होने के कारण। तो डिमांड के कारण जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिमांड साइड इन्फ्लेशन। दूसरा होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। मान लीजिए कि सप्लाई पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, जैसे कि टमाटर की बात करते हैं। टमाटर 200-250 रुपये किलो मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि जितनी भी सप्लाई थी वो जो है ख़त्म हो चुकी थी, फसल ख़राब होने के कारण, क्रॉप लॉस होने के कारण, क्योंकि फ्लड आ गए थे। फ्लड के कारण सप्लाई टमाटर की ख़त्म हो गई। डिमांड अभी भी उतनी है, डिमांड एज यूजुअल है, सप्लाई बहुत कम हो गई। तो सप्लाई कम होने से बेसिकली क्या हो गया? यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब कम क्वांटिटी में आ रहा है माल और उससे ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। तो सब लोग क्या करेंगे? बोली लगाना शुरू करेंगे कि बताओ हमें चाहिए, इतना चाहिए, 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, कुछ तो दे दो। तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट क्या होगी? बढ़ने लग जाएगी। तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है या फिर डिमांड साइड इन्फ्लेशन है, इसे कैलकुलेट किया गया है एक सर्वे के थ्रू, ठीक है। इसकी स्टडी की गई है और कोशिश किया गया है कि 2019 से 2023 तक के जो इन्फ्लेशन इंडिया में हो रहा है, सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन सप्लाई साइड है या फिर डिमांड साइड है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोविड-19 में डिमांड साइड इन्फ्लेशन भी था,
कैसे था? क्योंकि लॉकडाउन कर दिया गया था तो लोगों ने सारी चीज़ों की डिमांड करना लगभग बंद कर दिया, सिर्फ एसेंशियल चीज़ें यूज़ कर रहे थे। और थोड़ा बहुत जो है डिमांड साइड इन्फ्लेशन भी होगा। जैसे ही कोविड-19 लॉकडाउन खुला, ठीक है, सप्लाई इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी, लेकिन जो डिमांड थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई। और इसलिए जब कोविड लॉकडाउन खुला तो जो इन्फ्लेशन आया वो क्या था? डिमांड साइड इन्फ्लेशन था। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सप्लाई प्रोडक्शन एकदम से तो नहीं बढ़ पाया, सारी चीज़ें एकदम से नहीं खुल पाई, है ना। जितने भी जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों ने जाके ख़रीदना चालू कर दिया चीज़ें, और प्रोडक्शन शुरू होने में काफ़ी टाइम लगता है, एक पूरा प्रोसेस होती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, सप्लाई नहीं बढ़ पाई और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कोविड लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद डिमांड साइड इन्फ्लेशन था। होपफुली ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे हैं। अब बात करते हैं जो एस्टिमेशन किया गया है 2019 से 2023 तक, ठीक है, तो उसमें ये पाया गया है कि इंडिया में जो सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बेसिकली कितना अकाउंट करता है? 55%। इंडिया में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो रहा है उसमें जो इन्फ्लेशन का कंट्रीब्यूशन है सप्लाई साइड का वो 55% है, और डिमांड साइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 45% है। एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आरबीआई अपनी पॉलिसी से केवल डिमांड साइड जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकता है। मान लीजिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 100% बढ़ गए, तो क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस रेपो रेट से कंट्रोल किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप 100% इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ चाहे 500% बढ़ा दो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, कुछ बदलाव नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपने रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या टमाटर के भाव कम हो जाएंगे? नहीं होंगे। टमाटर के भाव का रेपो रेट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप जब तक कि टमाटर की सप्लाई नहीं बढ़ा देते तब तक के टमाटर के भाव कम नहीं होंगे। तो बेसिकली जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है वो आरबीआई डील नहीं कर सकता, उसे रिजॉल्व नहीं कर सकता। केवल आरबीआई के पास जो टूल्स हैं वो डिमांड साइड इन्फ्लेशन क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आरबीआई को आप अगर देखेंगे तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है तो भी जो है वो रेपो रेट बदल देता है। ऐसा क्यों करता है ये समझते हैं। मान लीजिए कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, ऑयल प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। अब ट्रांसपोर्टेशन में सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेंगे, ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये क्या करते हैं? सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन ओवरऑल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। अब रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा? डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी इन गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई है। लोन अब ले नहीं सकते लोग, क्योंकि ब्याज ज़्यादा लग रहा है। तो ब्याज ज़्यादा लग रहा है तो लोगों के पास जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा, या फिर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग अपने बैंक के खाते में पैसा रखेंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें ब्याज मिल रहा है, ना कि उसे खर्चा करेंगे। अब खर्चा नहीं करेंगे तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी इन गुड्स एंड सर्विसेज की जिसके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इनकी डिमांड कम होने से इनके प्राइसेस क्या होंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जो बढ़ने वाले प्राइस थे वो कम हो जाएंगे। इसलिए जो है आरबीआई क्या करता है? सप्लाई साइड भी बढ़ता है तब भी रेपो रेट वगैरह जो डिमांड साइड कंट्रोल करने वाले टूल्स हैं वो यूज़ करता है। इस तरीके से, है ना, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। बहुत टाइम जो है वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, बहुत टाइम सक्सेसफुल नहीं भी होता है आरबीआई। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और यही बेसिकली हमारा आर्टिकल था। आरबीआई हमेशा डिमांड साइड ही कंट्रोल कर सकता है, सप्लाई साइड नहीं कर सकता है। इसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। और अभी 2023 का जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करिए, जो स्टेटमेंट असर्शन रीज़न आया था वो आपको बन जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर है। लास्ट आर्टिकल है स्टेइंग अलर्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 के ऊपर ये आर्टिकल है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि ग्लोबली और इंडिया हर जगह केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करें, जो नया वेरिएंट है उसका नाम क्या है? JN.1। ये बेसिकली जो वेरिएंट है किस फैमिली से म्यूटेशन होके बना है? BA.2.86 ओमिक्रॉन लीनिएज से जो है JN.1 बना हुआ है ना। तो जो ओमिक्रॉन था उसी में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ होगा और उससे नया वेरिएंट डेवलप हुआ है, और यही वेरिएंट अभी पूरी दुनिया में फैल रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो कहाँ पर मिला था? ये लग्जमबर्ग में मिला था अगस्त में, और उसके बाद से
8 फोल्ड इंक्रीज़ हो चुका है इसके केसेस पूरी दुनिया में। आउटब्रेक तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन इसके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें BA.2.86 से, तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में एक एक्स्ट्रा स्पाइक प्रोटीन पाया जाता है। जो म्यूटेशन हुआ है उसमें एक इस एक्स्ट्रा स्पाइक है प्रोटीन में, जिसके कारण हमारी जो वैक्सीन है वो इस पर्टिकुलर जो कोविड-19 की प्रोटीन है उसे पहचान नहीं पा रही है। और चूंकि ये इसे पहचान नहीं पा रही है, तो ये इसके अगेंस्ट में एक्ट नहीं करेगी, और अगेंस्ट में एक्ट नहीं करेगी तो एंटीबॉडीज जो बना के रखें वो इसे किल नहीं करेगी। इसलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे इवेड करने में सफल हो रहा है ना। इसलिए लोगों को ये केसेस हो रहे हैं। हालांकि अगर आप ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करें तो ट्रांसमिसिबिलिटी भी इसकी है ना बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कि ओमिक्रॉन की थी। लेकिन जितने भी केसेस आ रहे हैं अभी तक के, वो सीवियर नेचर के नहीं हैं, माइल्ड नेचर के ही हैं। मतलब लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत महसूस अभी नहीं हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोविड-19 JN.1 के जो केसेस हैं उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी का एक कारण विंटर भी है, क्योंकि इस समय सर्दी खांसी होना बहुत कॉमन है, और छींके आपने और आपके है ना सामने वाले को भी सर्दी हो जाती है, वैसे ही सामने वाले को कोविड भी हो सकता है। इसलिए जो है विंटर में इसके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो WHO है उन्होंने पिछले कुछ दिनों में इसे जो है क्लासिफाई किया है एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में जो केसेस हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहला केसेस इंडिया में कहाँ मिला? केरला में। गोवा में सबसे ज़्यादा नंबर में केसेस मिले। ऑब्वियसली गोवा में बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, है ना। जब बाहर से लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं तो गोवा के जो केसेस हैं ऑलमोस्ट 29 हैं। टोटल केसेस की बात करें तो अभी तक के 21 केसेस आए हैं, जो कि क्लिनिकली माइल्ड है ना। उसमें आपको सिर्फ होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार को दोबारा से क्या करने की ज़रूरत है? प्रिकॉशस स्टेप लेने की ज़रूरत है ना। पूरे लोगों को मास्क पहनना चाहिए। इस तरह की चीज़ें वापस जो है ना, जो प्रोटेक्टिव गियर हैं वो सारी चीज़ें लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पॉल्यूशन इतना है। बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कहा है कि सबको मास्क लगवाना अभी इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा खतरनाक ये वेरिएंट है नहीं। पर मुझे लगता है कि यार मास्क पहनना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप मास्क पहनेंगे तो आप जो है अब बहुत सारी चीज़ों से बच कर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। मास्क वगैरह वापस जो है करना, अपना जो हेल्थ सिस्टम है उसे तैयार कर लेना, वापस उसे रेडी करना कि अगर कोविड आउटब्रेक होता है तो उस स्थिति में हम कैसे निपटेंगे। साथ ही में जीनोम सीक्वेंसिंग पे भी फोकस करने की ज़रूरत है ना, ताकि ये जो नया वेरिएंट है इसके क्या इम्पैक्ट है इसको पूरी स्टडी करने की ज़रूरत है। और सरकार को अपनी पुरानी मिस्टेक जो कोविड-19 के समय में पॉलिटिसाइजेशन किया गया था कोविड का, और स्टिग्मेटाइजेशन, कम्युनलाइजेशन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी फैला रही है, इस तरीके की चीज़ें की गई थी, इससे बचने की ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है क्या करें, रिपोर्ट करें, है ना। जैसे पिछले बार हो रहा था कि स्टेट जो है जो ज़्यादा केसेस दिखा रहे थे उन पे सवाल उठाए जा रहे थे कि ये स्टेट जो है ख़राब कर रहा है, और सारी जिम्मेदारी उस स्टेट की हो जा रही थी। और बहुत सारे स्टेट उस कारण से केसेस छुपाने लगे थे। जो डेथ रिपोर्टेड है वो भी छुपा रहे थे, ठीक है, जबकि डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी और रिपोर्टेड डेथ बहुत कम है इंडिया में, गिन नहीं सकते। यूपी का आप केस देख सकते हैं, यूपी में जो है गंगा नदी में किस तरीके की हालत थी, ठीक है, किनारों में, घाटों में। तो ये सारी चीज़ें जो गलती हमने पहले की है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल में कहा जा रहा है। होपफुली ये आर्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा आर्टिकल है। जो टेक्निकल चीज़ें जो प्रीलिम्स में आ सकती है वो ये कि ये जो वेरिएंट है वो उसका लीनिएज किससे रिलेटेड है, WHO ने क्या कहा है, और इसमें पुराने वाले के कंपैरिजन में क्या नया चेंजेस आया है, किस कारण से अपना इम्यून सिस्टम इसे पहचान नहीं पा रहा है, अपनी वैक्सीन काम नहीं करी। ये चीज़ें टेक्निकल हो जाएगी। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।